नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। माता पिता को, गुरुजनों को, सभी को सादर चरण स्पर्श। आइए आज हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स में सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स यानी कि SOA के बारे में बात करेंगे। संभलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। नर हो न निराश करो मन को, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स का पार्ट 3 में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात की थी और उनके कार्य सिद्धांत के बारे में बात किया था। 3 प्रकार से बांट सकते थे सेमीकंडक्टर्स को, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को। सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स और रमन एम्पलीफायर्स। और आइए एक बार फिर से रिव्यू करते हैं कि सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स का कार्य करने का मूल सिद्धांत क्या था। ऑप्टिकल एम्पलीफायर में एक्टिव मीडियम में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन्स को पंप सोर्स द्वारा ऊर्जा सप्लाई की जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंचने से फिर ये उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी क्या होता है कि जब आपका लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रह जाती है और अपर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो इस स्थिति को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। मतलब हाई एनर्जी स्टेट पर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू लो एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द लोअर एनर्जी लेवल, राइट। तो नेक्स्ट है इनकमिंग सिग्नल के फोटॉन्स इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को स्टिमुलेटेड एमिशन प्रक्रिया द्वारा ट्रिगर करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। अब वहाँ पर होता क्या है कि जो हायर एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली नीचे लोअर एनर्जी स्टेट पर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली हो क्या रहा है कि इनकमिंग सिग्नल्स के फोटॉन्स आ रहे हैं, वो ये जो ऊपर लेवल पर एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करते हैं और स्टिमुलेशन प्रक्रिया द्वारा उनको ट्रिगर करते हैं और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स जो है निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं और जो इनकमिंग सिग्नल के फोटॉन्स हैं वो उच्च एनर्जी के साथ बाहर निकल जाते हैं। चूंकि इनकमिंग फोटोन की वजह से कई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ट्रिगर होते हैं तथा बराबर ऊर्जा के फोटोन से स्टिमुलेट हो जाते हैं, अतः इस प्रकार हमें एम्पलीफाइड ऑप्टिकल आउटपुट प्राप्त हो जाता है। यानी कि ओवरऑल प्रक्रिया में क्या हुआ कि सिग्नल आपका ऑप्टिकल एम्पलीफायर के अंदर गया, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया की जा रही है, पंपिंग की जा रही है, तो वहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट पर वो इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। जो इनकमिंग सिग्नल के फोटोन्स हैं वो उच्च एनर्जी स्टेट पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराते हैं और जो है वहाँ पर बराबर ऊर्जा के फोटोन्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। इस प्रकार हमें एम्पलीफाइड आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रक्रिया थी ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स के कार्य करने की जो विधि थी। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि इनकमिंग सिग्नल जा रहा है और ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर का एक सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो बीच में ये वेवगाइड आप देख सकते हैं। यहाँ से इनपुट सिग्नल पार होता है और फिर हमें आउटपुट पर मिल जाता है। सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर में एक्टिव मीडियम है तो सेमीकंडक्टर पदार्थ के एलॉयज प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो आप ये डॉट देख रहे हैं, क्वांटम डॉट्स, यहाँ पर जो एक्टिव मीडियम है ये, इसमें सेमीकंडक्टर पदार्थ के एलॉयज प्रयोग किए जाते हैं। एलॉयज में क्या खास बात होता है, ये मूल रूप से इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड लेज़र होता है जो अपने थ्रेशोल्ड बिंदु से नीचे कार्य करता है। थ्रेशोल्ड बिंदु से नीचे यानी कि वो अभी हम आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से वो पॉइंट रहता है, तो उसके नीचे हमारा ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर कार्य करता है। आइए आगे देखते हैं। लेज़र डायोड संरचना के समरूप सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर के गेन पीक का चयन हम किसी भी नैरो वेवलेंथ बैंड में कर सकते हैं। तो अभी हम इसको भी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे।
SOA के गेन पीक को O बैंड में 1280 नैनोमीटर से U बैंड में 1650 नैनोमीटर तक एक्टिव इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के पदार्थ का कंपोजिशन को परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। अब हमें ऑप्टिकल एम्पलीफायर जो है, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर SOA, इसमें गेन कहाँ पर मिल रहा है, जो मैक्सिमम गेन मिल रहा है, गेन पीक की बात कर रहे हैं। तो गेन पीक को अगर हमें मान लीजिए 1500 नैनोमीटर पर प्राप्त करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का जो कंपोजिशन हम ले रहे हैं कि इंडियम का कितना कितना एटम लिया जाए, गैलियम भी कितने लिए जाएं, आर्सेनिक के कितने लिए जाएं और फास्फोरस के कितने लिए जाएं, इनका कंपोजिशन को चेंज करके हम जो ओ बैंड से यू बैंड के बीच में, यानी कि 1280 नैनोमीटर से 1650 नैनोमीटर तक के बीच में कोई सा भी गेन पीक हम सेट कर सकते हैं। तो ये पहले ही संरचना के टाइम में ही हमें करना पड़ेगा। SOA ट्रैवलिंग वेव एम्पलीफायर की श्रेणी में आता है। ट्रैवलिंग वेव में बेसिकली क्या होता है, इसमें फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है। यानी कि होता क्या है, अभी आप पीछे चित्र में देखे हैं, यहाँ पर चित्र में देखिए कि सिग्नल, इनपुट सिग्नल गया, ये सिग्नल इनपुट सिग्नल यहाँ से एंट्री किया और सीधे फिर यहाँ पर गेन मीडियम में गया, एक्टिव मीडियम में, वहाँ से एम्पलीफाई हुआ सिग्नल और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल। यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड की अगर वैल्यू देखें और यहाँ एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखें तो यहाँ आपको कंपैरेटिवली बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि एम्पलीफाइड आउटपुट हमने शो करने की कोशिश करी है। तो ये एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है। यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है कि इनपुट सिग्नल गया और सीधे दूसरे सिरे से, एक छोर से एंट्री हुई और दूसरे छोर से बाहर निकल गया है, ठीक है। वापस नॉर्मली लेज़र में क्या होता है, लेज़र में होता है कि यहाँ पर मिरर लगे होते हैं और सिग्नल आपका इस प्रकार से गया, यहाँ पर टकराता है, वापस फिर रिफ्लेक्ट होकर के आता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ रेजोनेंस की प्रक्रिया होती है और एम्पलीफिकेशन होता है। यानी कि रेजोनेंस और एम्पलीफिकेशन, लेजिंग एक्शन और एम्पलीफिकेशन दोनों होता है, लेकिन ये मैकेनिज्म हमारे सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता है, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं इस चीज़ को। फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा कहलाता है, एक कौन सी कैटेगरी कहलाती है, ट्रैवलिंग वेव एम्पलीफायर की कैटेगरी कहलाती है। SOA में ऑप्टिकल सिग्नल केवल एक बार ही डिवाइस से होकर के गुजरता है, ये हम जान चुके हैं। इसी समय इनकमिंग ऑप्टिकल सिग्नल ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और SOA के दूसरे छोर से इंटेंसीफाई होकर के निकल जाते हैं। तो अब कितना गेन मिला हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, गेन इज इक्वल टू PS आउटपुट अपॉन PS इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट का हम रेशियो निकाल करके गेन प्राप्त कर सकते हैं। PS इज द आउटपुट, प्रवर्धित आउटपुट सिग्नल, और PS इन इज ऑप्टिकल सिग्नल जिसका प्रवर्धन किया जाना है, ठीक है। चलिए, एक ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो अगर आप पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं गेन वर्सेस इनपुट सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SOA। सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स का गेन और इनपुट सिग्नल के बीच का विलक्षण कैसा प्राप्त होगा, ये आप चित्र में देख सकते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, मैं आपको समझाना चाहूँगा इसको। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, यह इनपुट सिग्नल के अनुसार गेन को स्वतः एडजस्ट कर लेता है। यदि इनपुट सिग्नल की पावर कम है तो गेन अधिक होगा और अगर गेन अधिक है तो पावर कम हो जाता है। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है कि यदि इनपुट सिग्नल हाई पावर का है तो गेन यूनिटी हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये कैसे होता है, मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि देखिए यहाँ पर जो गेन है वो dB में प्रदर्शित किया गया है। dB का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको कहा 30 dB गेन है, तो 30 dB गेन का मतलब क्या हुआ कि इसका गेन फैक्टर 1000 है, ठीक है। इसी प्रकार अगर जो 0 dB यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 0 dB है ना, ये 0 dB ऊपर वाला, ये 0 dB लिखा हुआ है, तो 0 dB का मतलब क्या है, गेन फैक्टर इसका यूनिटी हो गया। देखिए लॉग ऑफ P आउटपुट अपॉन P इनपुट से हम निकाल लेते हैं, -10 लॉग ऑफ P आउट अपॉन P इन से आप निकाल सकते हैं dB गेन, ठीक है। अब अगर आपका ये गेन जो है, ये गेन फैक्टर की अगर बात करें तो P आउटपुट अपॉन P इनपुट की हम बात कर रहे हैं, तो कितने गुना, अगर 30 dB गेन मिला हमें तो कितना मिला, वो उसकी वैल्यू PO अपॉन P इन कितना मिला, 1000 गेन फैक्टर की वैल्यू। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है। तो पिछले चैप्टर्स में भी आपको ये चीज़ बताई गई थी कि dB का रिलेशन कैसे निकालते हैं।
तो उसी चीज़ को हमें समझना है। तो 0 dB के करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि 0 dB का मतलब हुआ गेन फैक्टर 1 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरे पॉइंट में बात किया हुआ है कि इनपुट सिग्नल अगर हाई पावर का होगा तो गेन फैक्टर यूनिटी होगा। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, आउटपुट सैचुरेशन पावर, यहाँ पर अगर हम चित्र में देखें, ये वाले बिंदु की अगर बात करें, पी आउट सैचुरेशन, आउटपुट सैचुरेशन पावर, पी आउट सैचुरेशन वह बिंदु है जब गेन 3 dB घट जाए। अगर आप यहाँ पर देखें तो गेन यहाँ पर 30 है और यहाँ पर करीब 25 से थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो वैल्यू है और अब जो यहाँ पर गेन की वैल्यू मिली है वो 3 dB घट गई है। 3 dB का घटने का मतलब ये है कि अगर हम नंबर्स में बात करें तो पावर अगर की बात करें तो P बाई रूट 2 हो गया है। यहाँ पर जो पावर आई है इस पॉइंट पर, यहाँ अगर P है किसी पॉइंट पर, तो यहाँ अगर A लिख दिया मैंने, तो चलो A अपॉन रूट 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पर तो ये 3 dB घट गया है, इसका मतलब ये हुआ है। अब पी आउट सैचुरेशन बिंदु के बाद इनपुट सिग्नल बढ़ाने पर गेन लीनियरली घटता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का जो गेन है वो है लीनियरली घट रहा है। इधर इनपुट पावर क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि इनपुट सिग्नल बढ़ रहा है तो लीनियरली गेन घटता चला जा रहा है। ठीक है, और एक स्थिति आई, इस रीजन को गेन सैचुरेशन रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, गेन सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ये वाला जो रीजन आपको क्या कहलाया, गेन सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। अब इसके बाद, यानी कि इसके बाद क्या स्थिति हुई, अगर इसके उपरांत अगर इनपुट सिग्नल को आप बढ़ाएंगे तो गेन की क्या स्थिति है, यहाँ पर गेन 0 dB हो जाता है। तो यानी कि एक स्थिति आती है कि इसके बाद अगर आप गेन को और बढ़ा देते हैं तो गेन आपका यूनिटी हो जाता है। यही यहाँ पर बताना चाहा है, यदि इनपुट सिग्नल हाई पावर का है तो गेन आपका यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा गेन वर्सेस इनपुट सिग्नल, गेन वर्सेस इनपुट सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा अभिलक्षण जो है सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स का, वो है गेन वर्सेस वेवलेंथ अभिलक्षण। तो आइए इसका भी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए फाइबर टू फाइबर गेन दे लिखा हुआ है और इधर जो हमने शो कर रखा हुआ वेवलेंथ शो कर रखी है। ठीक है, और यहाँ पर 3 dB ऑप्टिकल बैंडविड्थ शो कर रखी है, इसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए, वह वेवलेंथ जिस पर SOA का अधिकतम गेन मिलता है। अब देखिए गेन पीक कहाँ मिल रहा है, ये रहा। वह वेवलेंथ जिस पर SOA का अधिकतम गेन मिलता है, हम उसे 1200 नैनोमीटर से 1700 नैनोमीटर के बीच कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अभी हमें पीछे जाना था। इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड की जो मटेरियल्स हैं उनके कंपोजिशन चेंज करके हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चित्र में आप क्या देख रहे हैं, गेन वर्सेस वेवलेंथ अभिलक्षण शो किया हुआ है। इसमें डिवाइस का पीक गेन 25 dB लगभग, ये देखिए यहाँ पर पीक गेन मिल रहा है ना, तो ये 25 dB करीब मिल रहा है। और ये किस वैल्यू पर लगभग मिल रहा है, 1530 नैनोमीटर पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वेवलेंथ की वह रेंज जिन पर अधिकतम गेन के सापेक्ष वर्तमान गेन 3 dB से घटा हो उसे गेन बैंडविड्थ या 3 dB ऑप्टिकल बैंडविड्थ कहते हैं। तो आप 3 dB ऑप्टिकल बैंडविड्थ का डेफिनेशन समझ गए हैं कि वेवलेंथ की वह रेंज जिन पर गेन वो अधिकतम गेन के सापेक्ष वर्तमान गेन 3 dB घट गया हो। तो मैक्सिमम गेन आपको यहाँ पर मिला था, यहाँ की वैल्यू से 3 dB नीचे आ जाइए और यहाँ 3 dB नीचे आ जाइए। तो गेन 3 dB नीचे जिन जिन पॉइंट पर आ जाएगा उनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बन जाएगा वो आपका ऑप्टिकल 3 dB ऑप्टिकल बैंडविड्थ कहलाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1570 लेस, इसमें से 1570 में से करीब 1490 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो लगभग हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि 1575 करीब आ रहा है, तो करीब हमें ये जो SOA में यह बैंडविड्थ करीब 100 नैनोमीटर तक हम ये प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ पर तो करीब 85 नैनोमीटर में दिखाई दे रही है, डिफरेंस जो है 85 नैनोमीटर का आ रहा है। तो ये 100 नैनोमीटर तक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ गए हैं सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर की गेन वर्सेस वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी थी। आइए अब बात करते हैं कि SOA का चुनाव कैसे किया जाए। देखिए, SOA का चुनाव करते समय हमें
कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। 4 मुख्य पैरामीटर्स हैं, गेन बैंडविड्थ, सैचुरेशन और नॉइज़। ठीक है, आइए बात करते हैं सभी की एक एक करके। गेन की बात करते हैं। गेन अभी आपने देखा था पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, जो है जितना अधिक होगा उतना ही हमें आउटपुट सिग्नल अधिक मिलेगा। तो गेन का हम क्या चाहते हैं, यूजुअली गेन उच्च होना चाहिए। अब गेन बैंडविड्थ भी उच्च होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यह बैंडविड्थ की रेंज को प्रदर्शित करता है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि एम्पलीफिकेशन किस रेंज में हो रहा है। अब हमें भाई जिस रेंज में एम्पलीफिकेशन होगा, जिस रेंज में हम एम्पलीफिकेशन चाहते हैं, तो हम उसी रेंज, सिग्नल वेवलेंथ रेंज को चाहिए हमें। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर गेन बैंडविड्थ रेंज हमारा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारे वेवलेंथ्स उस कैटेगरी में आ सकें जो एम्पलीफाई हो रही हों। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सैचुरेशन। प्रवर्धन के पश्चात जो अधिकतम आउटपुट सिग्नल पावर प्राप्त की जा सकती है वह सैचुरेशन आउटपुट पावर कहलाते हैं। इसका मान उच्च होना चाहिए। तो ये पॉइंट थोड़ा सा लेवल ऊपर रहना चाहिए, ताकि हमें नीचे की सारी वेवलेंथ हमारी सैचुरेशन से पहले हमें प्रवर्धन जो है मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे। नेक्स्ट है नॉइज़। सिग्नल बैंडविड्थ के भीतर एम्पलीफायर में प्रोसेसिंग के कारण जो अवांछित सिग्नल उत्पन्न हो जाते हैं वे नॉइज़ कहलाते हैं। और नॉइज़ का मान कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ जो आज के टॉपिक पर हमने पढ़ा, उस पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स कार्य करने का मूल सिद्धांत, ये हम पिछले चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, पिछले वीडियोज़ में भी देख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट है, एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है एसओआई के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेन अभिलक्षण खींच करके बतलाइए। गेन अभिलक्षण में गेन इनपुट, गेन वर्सेस इनपुट पावर सिग्नल, इनपुट सिग्नल पावर अभिलक्षण, और गेन वर्सेस वेवलेंथ अभिलक्षण आप दोनों ही खींचेंगे। और एसओए का चुनाव करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, अभी हमने देखा था। इसमें गेन बैंडविड्थ, सैचुरेशन और नॉइस, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तो पुनः इन शब्दों के साथ, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के माता पिता को, सभी के गुरु को मेरा सादर चरण वंदन, नमस्कार, थैंक यू।